तो फिलहाल दोनों ही वोट बैंक से नदारद नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा कि दलितों की मसीहा एक वक्त पर कही जाती थी, आज भी कहा जाता है, लेकिन फायदा होते हुए नजर नहीं। समाजवादी पार्टी विरोधी है बीजेपी की, वो हम सबको दिखता है। हर एक दिन बयान आते हैं, प्रोटेस्ट होता है, हंगामा होता है। तो मुझे लगता है कि देखिए मायावती यूपी में खत्म है, एक सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए अब यूपी में बचे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं यूपी की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर दिसंबर के महीने में उपचुनाव हुए। नतीजे जो सामने आए उनसे आप बखूबी वाकिफ है। किस तरह से मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत हासिल की समाजवादी पार्टी ने। नेताजी के चले जाने के बाद उस विरासत को संभालती हुई नजर आ रही है अब उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर रामपुर में बीजेपी जीत बोलती हुई नजर आई और खतौली में रालोद ने चुनाव जीते। अब यहाँ पर बात आती है आगामी नगर निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। इन चुनावों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि उपचुनाव में बसपा ने अपने प्रत्याशियों को आगे नहीं किया। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आगे आ चुकी हैं। डंके की चोट पर वह अपनी बात रख रही हैं। ट्विटर के जरिए लगातार वह केंद्र सरकार पर और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने यह साफ कर दिया कि उनकी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, चाहे बड़ी पार्टियां हो, चाहे छोटे छोटे दल ही क्यों ना हो। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, ना ही नगर निकाय चुनाव में, ना ही लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी कोई गठबंधन करने वाली है। क्योंकि 3 जनवरी के दिन जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश की, उस वक्त नई समीकरण यही बनते हुए नजर आई कि कहीं ना कहीं महागठबंधन हो सकता है। और हाल ही में पार्टी से महासचिव जयराम रमेश ने भी यही दावा किया है कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए महागठबंधन की तरफ बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी। अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ रणनीतियां बना रहे हैं। आंबेडकर वादियों और लोहिया वादियों को वह अपनी तरफ रखना चाहते हैं। दलित समुदाय को उन्होंने मैनपुर में अपनी तरफ खींच लिया, जीत हासिल कर ली। अब सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि अब वह मायावती को किस तरह से यहाँ पर झटके देते हुए नजर आ रहे। दरअसल यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो मायावती यहाँ पर जिस तरीके से रणनीतियां बना रही है, उन्हें ध्यान में रखते हुए अब सपा पदाधिकारियों की जो लिस्ट सामने आई, उसमें बसपा से आए नेताओं को यहां पर बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। हाल ही में अखिलेश यादव ने यहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट जारी की, उसमें तकरीबन 63 लोगों को अलग अलग स्थान पर पद मिल चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव के पद पर शिवपाल सिंह यादव हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी का हिस्सा रहे, वह भी सपा में आ चुके हैं, उन्हें भी महासचिव का पद मिला है। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव के पद पर राम गोपाल यादव है। यहां पर अखिलेश यादव ने लोहियावादी और अंबेडकर वादियों को लाने की कोशिश की है। तमाम विवादों से हटकर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़े नेता को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। वहीं इंद्रजीत सरोज को जिम्मेदारी दे दी। दोनों नेता कभी मायावती के बेहद करीब रहे, लेकिन बसपा के कद्दावर नेताओं में वह शामिल हुआ करते थे। लेकिन वहीं लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को भी महासचिव का पद दे दिया है। यानी कि अखिलेश यादव ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सपा अकेले यादवों मुस्लिम की पार्टी नहीं, बल्कि कुर्मी, मौर्य, राजभर जैसे समुदाय के नेताओं को भी प्रमोट करने के लिए ओबीसी दलित का एकजुटता का गुलदस्ता तैयार करने में जुट चुकी है। अब देखा जाए तो यहां पर ये अहम रणनीतियां बना ली गई हैं यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से। यहां पर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। दरअसल देखा जाए तो अखिलेश यादव ने यहां पर साफ तौर पर चुनौतियां दे दी हैं। अखिलेश यादव यहां पर शिवपाल सिंह यादव को आगे रख रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं और राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहते हुए शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी को कैसे भी करके हराना है। जो उन्हें जिम्मेदारी मिली है, जो महासचिव का पद मिल चुका है, उस महासचिव के पद की गरिमा को वह बनाए रखेंगे। अपनी जिम्मेदारी को पूरी ही तन्मयता के साथ वह निभाने वाले हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव क्या वाकई में पीएम मोदी और साथ ही साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की जो जोड़ी देखने को मिलती है, उससे वह किस तरीके से हराते हुए नजर आएंगे। राय यहां पर लेना चाहेंगे सबसे पहले हमारे सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। मायावती यहां पर जो रणनीतियां बना रही है, उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए साफ कह दिया है कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव भी यही कहते हुए नजर आए। तो आपको अब क्या लगता है कि अखिलेश यादव यहां पर उनकी पार्टी से आए हुए नेताओं को जो महासचिव का पद दे रहे हैं और मायावती भी यहां पर उनकी पार्टी छोड़कर गई नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दे रही हैं, तो क्या यहां पर
आशंकाएं तो पूरी तौर पर खत्म हो चुकी हैं कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको क्या नजारा दिखाई देता है? देखिए प्रांशी, मायावती को लेकर जब भी हम यूपी की सियासत में बात करते हैं तो देखिए अब मायावती खत्म हो चुके हैं, इस बात को उन्हें खुद ही मानना पड़ेगा। 2007 के आसपास, 5 के आसपास उनकी सरकार रही और उसके बाद से उन पे एक सबसे भयानक आरोप लगता रहा, वो ये कि वो बीजेपी के बी टीम का काम कर रही है। देखिए ये चीज़ प्रूव भी हुआ कैसे, 2022 के अगर विधानसभा चुनाव में हमारा आप ध्यान देते हैं तो जिस तरीके से दो पार्टियों के बीच में फाइट था, एक जो है वो खास करके समाजवादी पार्टी और दूसरा बीजेपी में, और जिस तरीके का प्रदर्शन मायावती का रहा, जिस तरीके का न रोड शो, न रैलियां, न कोई कार्यक्रम, तो इसका मतलब यही था कि भाई ये कितनी बड़ी पार्टी जिनकी सरकार रह चुकी हो, जो मुख्यमंत्री रह चुकी हो, वो गायब कहाँ से हैं? अब अचानक से आती हैं, फिर ईवीएम को लेकर ढंडोरा पूरते। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि अगर जेन्युइन तरीके से उनका बीजेपी से मुकाबला होता तो शायद फिर मायावती का कुछ अलग रुख होता, उनके पार्टी का अलग रुख होता, उनके कार्यकर्ता का अलग रुख होता, और कुछ हम देखते समाजवादी पार्टी विरोधी है बीजेपी की, वो हम सबको दिखता है। हर एक दिन बयान आते हैं, प्रोटेस्ट होता है, हंगामा होता है। तो मुझे लगता है कि देखिए मायावती यूपी में खत्म है, एक सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए अब यूपी में यहाँ बची पर जिस हुई है। तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि आम्बेडकर वादियों को वह संभाल रहे हैं और साथ ही साथ यादव वोट बैंक तो उनका पहले से ही है, दलित वोट बैंक को भी वह संभाल रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव यहाँ पर पूरे तरीके से सुपड़ा साफ करा देंगे बसपा का इस बार? नहीं, अखिलेश की लड़ाई उससे है ही नहीं ना। अखिलेश बिल्कुल आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया कि दरअसल मायावती का जो वोट बैंक है वो दलितों का है, और यादव वोट बैंक तो दरअसल समाजवादी पार्टी का है। तो यादवों दलितों का वोट बैंक थोड़ा सा आ जाए, इसके लिए वो गठबंधन का इशारा कर रहे थे, लेकिन इनको लगता है कि मोदी जी को ऐसे हरा देंगे, डबल इंजन की सरकार को हरा देंगे, मायावती अकेले आएंगे। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल ये है कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ जो है वोट बैंक को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, बांटना कैसे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मैनपुरी, खतौली, रामपुर में हुआ, तमाम चीज़ें वहाँ भी उतारी, आपको नाम ही नहीं आया होगा। आपको भी अगर जो उम्मीदवारों का लिस्ट का नाम होगा तो या तो बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी, उनका याद ही नहीं होगा। फिर लोकसभा के उपचुनाव में भी यही हुआ। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना वोट कटवा पार्टी बिहारी भाषा में, तो वोट कटवा पार्टी की तरह ही बन के रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि शायद ये होगा। हाँ, अखिलेश जरूर कर रहे थे कि शायद अगर वो आ जाएं तो दलितों का एक समर्थन मिलता, लेकिन अब फिर उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया ऐसा नहीं करेंगे, और इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि इंटरनली इससे बीजेपी को ही फायदा है। यानी ओवरऑल अगर एक शब्दों में कहा जाए तो बीजेपी को मायावती से फायदा है। ये सिर्फ दिखाने के लिए वो उन पर हमला करते नजर आ रहे आखिरी हैं। सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान को अब महासचिव एक बार फिर से बना दिया गया है और आजम खान के समर्थन में कहीं ना कहीं बार बार मायावती अपनी बात रखती हुई नजर आ रही थी, तो आप उसे किस नजरिए से देखते हैं कि आखिरकार मायावती क्या आजम को अपनी तरफ ही खींचने में लोग जुटी हुई थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अब रणनीतियां भी बना ली हैं, उसे आप किस तरीके से? नहीं देखिए, बिल्कुल ये कोशिशें करना कोई गलत नहीं है, लेकिन देखिए आजम खान को लेकर तब भी हम लोग चर्चाएं कर रहे थे जब वो जेल में थे कि भाई अखिलेश से नाराज हैं, समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ देंगे, बीजेपी में वगैरह वगैरह कहीं जाएंगे। लेकिन देखिए आजम खान एक छोटे मोटे शख्सियत नहीं है, वो इतने बड़े चेहरा हैं जो यूपी के मुसलमान वोट बैंकों में सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं, तो वो किसी पार्टी में जा ही नहीं सकते। अगर वो इस्तीफा दे भी देते हैं तब भी मुझे नहीं लगता जाएंगे। बहरहाल विपक्ष का काम है, मायावती का काम है, कोशिश करना, करके देख ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने अपनी बात रखी है, आगे हमारा आखिरी सवाल रहेगा हमारे सहयोगी कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो कपिल, आपसे सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि अखिलेश यादव जो रणनीतियां बना रहे हैं, उन रणनीतियों के सामने क्या मायावती अब टिक पाने वाली हैं? क्योंकि देखा जाए मोदी और शाह और योगी की रणनीतियों के आगे तो वह टिकने पाने वाली नहीं है, और दूसरी ही तरफ कांग्रेस भी है, और कांग्रेस का यही दावा है कि महागठबंधन की तरफ अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी बढ़ने वाली है। जयराम रमेश ने ऐसी बात कही थी, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मायावती की बात अगर हम करें तो जिस तरीके से वो पिछले 10 सालों से अगर चुनावी मैदान की बात करी जाए तो बिल्कुल गायब है। ना ही वो विधानसभा चुनाव उस तरीके से लड़ती हुई नजर आ रही है, ना ही लोकसभा चुनाव उस तरीके से लड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये माना जा सकता है कि उन्होंने सीधा सीधा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है, क्योंकि सीबीआई और ईडी का शिकंजा जो है लगातार उनके ऊपर कसता हुआ नजर आया। हमने ये भी देखा कि आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके ऊपर पिछले काफी कई सालों से दर्ज है, लेकिन इसको लेकर उनके ऊपर कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जैसी कार्रवाई 2017 के बाद योगी सरकार आई तब की गई। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उन्होंने बैकडोर अपना पूरा समर्थन बीजेपी को दे दिया है। वहीं अगर आपने बोला कि महागठबंधन, तो अगर ये गठबंधन होता भी है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का मायना ये होता है कि दूसरे वोट काटकर अपना फायदा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना वोट बैंक है जिसको वो हिंदुत्व की बात करती है, अखिलेश यादव के पास अपना वोट बैंक है। कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी और मायावती की बात करी जाए तो फिलहाल दोनों ही वोट बैंक से नदारद नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा कि दलितों की मसीहा एक वक्त पर कही जाती थी, आज भी कहा जाता है, लेकिन फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा है।
जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात रखी है कि कहीं ना कहीं दलितों की मसीहा वह एक वक्त कही जाती थी। अब देखा जाए तो मायावती के जो खेमे में जो वोट बैंक है वह कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि मुस्लिम वोट बैंक को वह कैसे साधेंगी, दलित वोट बैंक को वह कैसे संभालती हुई नजर आएंगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की रणनीतियों के आगे फिलहाल सारे प्लान यहाँ पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी की सियासत में देखना यही होगा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किस तरह से जीत बोलेगी और क्या वाकई में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने जो यहाँ पर एकजुटता का संदेश दिया शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर, क्या वाकई में यहाँ पर अब डिंपल यादव की तरफ से मायावती के लिए कोई पहल देखने को मिलेगी या फिर अखिलेश यादव मायावती को हमेशा के लिए यहाँ पर अलग रखते हुए ही नजर आएंगे। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।